गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम इग्नू की बुक का 9 चैप्टर पर्यावरणीय पर्यटन का सेकंड भाग पढ़ने वाले। लास्ट क्लास में हमने भाग 1 देखा था। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन आइकॉन आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो चलते अपने क्लास की ओर, समझते हैं पर्यावरणीय पर्यटन और सतत विकास को। पहले अच्छे से समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पर्यावरणीय को अच्छे से समझ लिया है। ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख कर किया जाए, ऐसा विकास सतत विकास कहलाता है। बच्चों, सतत विकास क्या कहलाता है? जो आने वाली पीढ़ी के लिए हमें जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट मोमेंट पे, तो हम ऐसे डेवलपमेंट करते जो आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचाए और प्रॉफिट में दे। ऐसा विकास हमारा सतत विकास कहलाता है। ठीक है, सतत विकास हमें बोलता है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। अगर हम संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो भारी मात्रा में हम आने वाले फ्यूचर को, आने वाले भविष्य को अच्छा बना पाएंगे और प्रेजेंट में कम से कम चीज़ों का और अपने पर्यावरण को दूषित ना करते हुए आने वाले डेवलपमेंट के लिए भी ऐसी चीज़ें डेवलप कर पाएंगे जो बहुत लंबे समय तक चल सके। इसलिए हमें अपने पर्यावरणीय संरक्षण करना ज़रूरी है। वनों का बचाया जाए। ठीक है, स्थानीय संस्कृति ध्यान रखते हुए विकास किया जाना चाहिए। जब भी हम विकास कर रहे हैं हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जहाँ पर भी स्थानीय लोग रहते हैं, जहाँ पर भी पर्यटन स्थल है और वहाँ की संस्कृति वो किसी भी तरीके से नष्ट ना पहुँचे, इसी तरीके से हमें विकास करना चाहिए। गरीबी खत्म करने के लिए योजनाएं बनाना चाहिए। हम जिस तरीके से भविष्य के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को भी उससे रोजगार प्राप्त हो, जिससे हम निम्न स्तर के लोगों को, गरीब लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए सतत विकास के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास पर कार्य करना चाहिए। जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है हमें ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक पे भी विकास होना चाहिए, आर्थिक स्थिति में भी होना चाहिए, राजनीतिक में, सांस्कृतिक, सभी पर विकास होना चाहिए, जिससे हम आने वाले फ्यूचर को और सिक्योर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मान व स्वतंत्र का ये ध्यान रखना चाहिए लोगों का, क्योंकि वह पर्यटकों के द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ता है यात्रा करने से, जिससे पर्यटन प्रभावित होती है। बच्चों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें सम्मान करना चाहिए किसी भी पर्यटक का, उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए। तभी हम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और तभी पर्यटक भारी मात्रा में देशों विदेशों में घूमने आ पाएंगे। और इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें उनके संग अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है पर्यटन क्षेत्र पर कुछ नियम कानून बनानी चाहिए, जिससे पर्यटन में हो रहे कचरा व गंदगी को रोका जा सके। अब पर्यटन विकास, जब विकास हो रहा है सतत विकास के लिए, तो हमें उनमें क्या होना चाहिए कि हमें ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए पर्यटन स्थल को लेकर कि ना ही पर्यटक उसे गंदा करें, ना ही स्थानीय लोग उसे गंदा करें, और उसको और अच्छे से हम जिस रूप में वो संरक्षित है उसको उसकी खूबसूरती के संग या उस तत्व के संग उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। इसलिए हमें वहाँ के रूल रेगुलेशन कुछ बनाने चाहिए, चाहे वो स्थानीय लोग हो चाहे पर्यटक हो, दोनों के लिए वो अनिवार्य होने चाहिए, जिससे हम उस पर्यटन स्थल को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सतत विकास करने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया जाना चाहिए। जब भी हम सतत विकास करें तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको भी पूर्ण रूप से भागीदार होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ का ही स्थानीय लोग समुदाय के अंदर नहीं अपना दायित्व निभाएंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे, तो शायद ही विकास करने वाली जो प्रक्रिया उसके नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें सतत विकास के दौरान स्थानीय लोगों के व समुदायों की भागीदारी ज़रूर से इन्वॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेशी समुदायों के प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा किया गया इको टूरिज्म बाहर की कंपनियों को लाभ न देते हुए स्वदेशी कंपनियों को अधिक लाभ हो, इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हम जब भी डेवलपमेंट करते हैं सतत विकास का किसी भी पर्यटन स्थल के अंदर, तो हमें स्पेशली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो स्थानीय लोगों का, देश का विकास होना चाहिए, ना कि आउट ऑफ कंट्रियों का या उनकी विदेशी कंपनियों का। तो हमें इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारे जब इको टूरिज्म हो रहा है या फिर कोई सा भी विकास के लिए नीतियाँ बनाई जा रही है तो वो हमारे देश को ज़्यादा प्रॉफिट दे, ना कि आउट ऑफ कंट्री को। ऐसी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरणीय पर्यटन और सतत विकास को लेकर जागरूकता की जाएगी, तभी हम पर्यावरणीय पर्यटन का सतत विकास कर पाएंगे। और हमें पर्यावरणीय पर्यटन को लेकर हर एक स्थानीय लोगों को, हर लोगों को, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो देश विदेश का हो, चाहे वो निम्न
निम्न स्तर का ही क्यों ना, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो, हमें सभी को सतत विकास के लिए, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जागरूक करना होगा। तभी हम अपने पर्यटन का विकास कर पाएंगे, तभी हम सतत विकास की योजनाओं को पूर्ण रूप से लाभदायक बना पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट भारतीय में पर्यावरणीय पर्यटन केस स्टडी की और नागालैंड सामुदायिक भागीदारी। इसके अंदर हम 4 केस स्टडीज पढ़ेंगे, अलग अलग केस स्टडी के बारे में है। तो पहली है हमारी नागालैंड के ऊपर सामुदायिक भागीदारी। नागालैंड भारत के पूर्व उत्तर का राज्य है। नागालैंड कहाँ का राज्य है? पूर्व उत्तर का राज्य है। ठीक है, नागालैंड में नागा जनजाति का समुदाय पाया जाता है जो खेती करते हैं और वनों के संरक्षण की बातें करते हैं, परंतु यहाँ कोई नियम कानून नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ हिंसा देखने को मिलती है। यहाँ पर्यावरणीय रूप से अति सुंदर राज्य है। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण एक राज्य है। वहाँ के जो लोग हैं वो नागा जाति के पाए जाते हैं। वह खेती के लिए और वनों के संरक्षण पर बात करते हैं, परंतु वहाँ की पर अगर हम देखें तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हमें उग्रवाद या फिर हिंसा देखने को ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में पर्यटक नहीं जाते। अगर हम इस चीज़ को कम करते हैं और इन सारी चीज़ों पर नियम कानून बनाते हैं, उसमें वहाँ शांति लाते हैं, तो भारी मात्रा में हम नागालैंड को भी एक पर्यावरणीय पर्यटन के उद्योग में उभार सकते हैं। ठीक है बच्चों, नागा जनजाति अपने समूहों की भी बातें करते हैं। नागालैंड अपने समूह की भी बात करते हैं कि अगर हम सब, अगर जो हिंसा और उग्रवाद हो रहा है, अगर हम उसको छोड़कर सपोर्ट में आ जाए सारे समूह के साथ, तो हम अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे। इस बात पर भी वो जोर देते हैं। नेक्स्ट है नागालैंड में पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि नागालैंड में पर्यटकों की देखने के बहुत अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल है। यह तभी हो सकता है जब स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा सके, साथ समाज की धारा में लाया जा सके, शिक्षित किया जा सके व भारतीय संदर्भ में उचित ज्ञान देना होगा, जिससे नागालैंड की अलगावा वाली जो मांगे हैं वह कम हो सके और हिंसा भी और स्थानीय लोगों के बीच प्रेम भाव आ सके, जिससे स्थानीय नागालैंड पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा दे सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें नागालैंड का विकास करना है उसके अंदर, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कि हमें वहाँ के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, समाज को एक साथ धारा में लेके आना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, साथ ही उसे भारतीय संदर्भ में जो रूल रेगुलेशन है वो सिखाने पड़ेंगे, उन्हें पर्यावरणीय पर्यटन को लेकर जागरूकता देनी पड़ेगी कि भाई अगर हम अपने वन संरक्षण का ध्यान रखते हैं, अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं पर्यटन का, तो हम उसके ऊपर भी विकास कर सकते हैं, क्योंकि नागालैंड एक तरीके से हमारा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक स्थल माना जाता है। अगर हमें ये सब करना है तो हमें इन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। यह जागरूकता हम तभी ला सकते हैं जब वहाँ की सामुदायिक सदस्यता सपोर्ट करेगी, और साथ ही इन सारी चीज़ों की जो उग्रवाद हिंसा है उसमें अगर हम प्रेम भाव लेके आते हैं, तो उस नागालैंड जैसे हिंसा उग्रवादी राज्य को छोड़कर हम एक अच्छे और एक प्राकृतिक सुंदर पर्यटन उद्योग के रूप में इसे उभार सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है नागालैंड में स्थानीय सार्वजनिक उपयोगिताओं, सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा, जल आपूर्ति, सड़क, वन, बिजली, स्वास्थ्यता, अन्य कल्याणकारी कार्य को करना पड़ेगा। ये तभी संभव होगा जब समुदाय या सरकार साथ देगी। अगर हम उग्रवादी और हिंसा चीज़ों को छोड़कर वहाँ की सरकार उस पर ध्यान न देकर समुदाय और सरकार अगर ऐसी चीज़ों पर डेवलपमेंट करती है नागालैंड की कि वहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं की पूर्ति करे, जैसे जल पूर्ति की, सड़क, वन की, बिजली की, स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य, अन्य कल्याणकारी योजना जो एक स्थानीय लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और अगर पर्यटक वहाँ रहने आता है तो उसकी भी प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी। तो अगर उस पर वहाँ की सरकार ध्यान देती है तो हम अपने नागालैंड को एक अच्छा प्राकृतिक सुंदर वाला पर्यटन स्थल उभार सकते हैं, या ये उभर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राज्य पर्यटन विभाग केंद्र पर्यटन विभाग के साथ मिलकर विकास करे क्षेत्र का, जिससे घरेलू पर्यटन व विदेशी पर्यटन दोनों पर्यटकों की मांगों को पूरा करा जा सकता है। अगर हम अपने नागालैंड की बात करें तो वह प्राकृतिक सुंदर से तो परिपूर्ण है, परंतु वह आउट ऑफ कंट्री को इन्वॉल्व नहीं करता, बस वहाँ के क्षेत्रीय और स्थानीय और राज्य सरकार के पर्यटक ही वहाँ आते जाते रहते हैं। अगर हमें दोनों को ही, घरेलू को भी, मतलब देश के अंदर की भीतर राज्य है और विदेशी
राज्य है, अगर उन दोनों को ही अच्छी सुविधा और उस पर्यटन स्थल के लिए खोल दिया जाए तो हम दोनों की मांगों को पूर्ण कर सकते हैं, परंतु ये तभी संभव है जब राज्य पर्यटन विभाग और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पर एक्शन उठाए। ठीक है। नेक्स्ट है, समय के अनुसार ग्रामीण लोगों ने पेइंग गेस्ट खोलने शुरू कर दिए हैं, जिसे स्थानीय भाषा में होम स्टे के नाम से जाना जाता है, और इस प्रकार नागालैंड को भी पर्यटन को लेकर बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए नागालैंड के कुछ पर्यावरणीय पर्यटन है जहां घूमा जा सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि नागालैंड को भी अब धीरे धीरे उलगाववादी या हिंसा चीज़ों से दूर रखकर सरकार शांति बनाने की कोशिश कर रही है, और साथ ही स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है पर्यावरणीय पर्यटन को लेकर। उन्होंने बहुत सारे होम स्टे भी खोले हैं जहाँ पर वह स्थानीय लोग, पर्यटक जो भी है वो वहाँ रुक सकते हैं, और या विदेशी पर्यटक वहाँ रुक सकते हैं। ऐसे उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं उन पर्यटकों के लिए, और इस तरीके से नागालैंड के अंदर कुछ घूमने वाली जगहें हैं, वो देख लेते हैं हम। खोनोमा गांव में पर्यावरणीय पर्यटन, ये एक ऐसी जगह है जो नागालैंड में है। खोनोमा गांव में पर्यावरणीय पर्यटन की पहल एक बहुत बड़ी सफलता है नागालैंड में। जो कहने का तात्पर्य ये है कि नागालैंड के अंदर खनोमा गांव का एक पर्यावरणीय पर्यटन का विकास हुआ, जो धीरे धीरे आज पर्यावरण को लेकर आकर्षित होते हैं पर्यटक और घूमने के लिए आते हैं। ये एक सबसे बड़ी सफलता रही है नागालैंड के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम परिषद ने पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लकड़ी काटने और शिकार करने पर रोक लगा दी है, जिसमें वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त होने से रोकी जा सके, जिसके कारण पर्यटकों ने ये यात्रा प्रारंभ करी है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राम परिषद ने पर्यावरणीय पर्यटन को लेकर अपना भी योगदान दिया है, और जिस तरीके से शिकार और लकड़ियाँ कटती थी उस पर रोक लगाती, जिससे हम पर्यावरणीय पर्यटन को दूषित होने से और वहाँ पर रहने वाली प्रजातियाँ जो नष्ट हो जाती थी उनके घर ना होने से, या वो स्थल छोड़कर वो किसी और देश में चले जाती थी, तो उस चीज़ को बचाते हुए, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए उन्होंने इन सब पर बैन लगा दी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमूर फाल्कन संरक्षण। अमूर फाल्कन एक बाज की प्रजाति है, जिसकी वजह से पर्यटन स्थल का नाम रखा गया है। अमूर फाल्कन यह बाजों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। बच्चों, अमूर फाल्कन जो संरक्षण है वो एक तरीके से बाजों की प्रजाति है जो पर्यटन स्थल पर का नाम रखा गया है। साथ ही यह बाजों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट है, हर साल साइबेरिया से अमूर फाल्कन की भारी संख्या अफ्रीका जाने के लिए निकलती है, जो रास्ते में नागालैंड राज्य में रुकती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक घूमने आते हैं। इसके रख रखाव का ध्यान नागालैंड वन विभाग व ग्राम परिषद कर रही है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि साइबेरिया में अमूर फाल्कन की जो बाज की प्रजाति है वो अफ्रीका जाने के लिए नागालैंड में रुकती है, जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य की बात कर रहे हैं हम। नागालैंड में कई वन्य जीव पक्षी अभयारण्य हैं जो राज्य के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में स्थित है, जिसे देखने के लिए पर्यटक आते हैं। नागालैंड के अंदर बच्चों प्राकृतिक सौंदर्य तो है, साथ में ही बहुत से वन्य जीवों की प्रजातियां देखने को मिलती है, जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं, और ये जातियां अलग अलग पक्षियों की अलग अलग स्थानों पर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, नागालैंड के राज्य जिले में पैरेन जिले में इतांगी राष्ट्रीय उद्यान, तुएन सांग जिले में फकीम वन्य जीव अभयारण्य और जुनहाटो जिले में घोसू पक्षी अभयारण्य ही यह प्रकृति में मिलकर एक सुंदर दृश्य उत्पन्न करते हैं, जिसे पर्यटक मोहक होकर यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। बच्चों, नागालैंड के अंदर कुछ ऐसे राज्य के ज़िले हैं जहाँ पर पैरेने ज़िले में इतांगी राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटकों के लिए वन्य जीव देखने को मिलते हैं। साथ ही तुएन सांग जिला है जहाँ पर फकीम वन्यजीव पाए जाते हैं। जुनहाटो में जिले में घोसू नाम के पक्षियों का अभयारण्य है, जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं, और ये है सारे पशु पक्षी प्रकृति को इतना सुंदर कर देते कि वे मोहक होकर वहाँ की यात्रा करने भारी मात्रा से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नागालैंड में एक ही सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ उग्रवादी हिंसा, असुरक्षा आदि होने के कारण यहाँ यात्रा करने कम मात्रा में जाते हैं, परंतु जब
से पर्यावरणीय पर्यटन की जागरूकता में वृद्धि हुई है, तब से सरकार ने पूर्ण रूप से पर्यटन को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। जैसे 2015 में शांति समझौता हुआ है, जिसके कारण वहां पर शांति उग्रवाद में कमी आई है। अगर ऐसे ही स्थानीय व समुदाय अपनी ऐसी भूमिका निभाएंगे तो आने वाले समय में नागालैंड में भी एक सबसे अधिक यात्रा पर्यटन वाला राज्य होगा। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से उग्रवादी और हिंसा नागालैंड के अंदर बरकरार है, अगर राज्य सरकार ने समय के साथ उन्हें जागरूकता भी किया और उसमें कमी भी आई है। 2015 में एक समझौता हुआ था, शांति समझौता, जिसमें नागालैंड के राज्य और उसके आसपास के जितने भी राज्य थे उनको शांति समझौते में शामिल किया, जिसकी वजह से वहाँ पर उग्रवादी और हिंसा में कमी आई है। अगर हम पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ाना चाहते तो हमें ऐसे कुछ रूल रेगुलेशन लेके आने पड़ेंगे जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, स्थानीय लोगों के लिए प्रॉफिटेबल भी हो, साथ ही वहाँ पे शांति स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हो। तभी हम पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ा सकते हैं। अगर यह इसी तरीके से जागरूकता और शांति बनी रही तो नागालैंड में एक दिन ज़रूर ही नागालैंड भी एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उभर कर आएगा और यह बहुत बड़े उद्योग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। ठीक है। नेक्स्ट है केरल पारिस्थितिक सतत पर्यटन। केरल में पर्यावरणीय पर्यटन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। केरल भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यावरणीय पर्यटन स्थलों में से एक राज्य है। अगर हम केरल की बात करें तो वो भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यावरणीय, वहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें बहुत अच्छी है, इसलिए वो एक पर्यटन स्थल में से सबसे फेमस वाला राज्य माना जाता है। केरल राज्य अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल अपने किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। केरल के लिए पश्चिम घाट क्षेत्र में एक संरक्षित क्षेत्र है, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 12 वन्य जीव अभयारण्य शामिल है, जिसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं व आनंद महसूस करते हैं। पर्यटक क्यों घूमने आए? अगर हम केरल की बात करें तो केरल के अंदर पश्चिमी घाट के अंदर हमें एक संरक्षित क्षेत्र देखने को मिलता है, राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, 12 वन्य जीव अभयारण्य की प्रजातियाँ देखने को मिलती है, जिसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। नेक्स्ट है केरल राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य व मनोरंजन के कारण केरल की आर्थिक भौतिक व्यवस्था में वृद्धि हो रही है, साथ ही जिसके कारण लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो रहा है। अगर केरल राज्य की बात करें तो वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य के कारण वहाँ भारी मात्रा में पर्यटक घूमने जाते हैं और आनंद उठाते हैं, मनोरंजन करते हैं, जिसके वजह से वहाँ की आर्थिक और भौतिक व्यवस्था में वृद्धि हो रही है, जिसे की वजह से पर्यटक भारी मात्रा में वहाँ पर घूमना पसंद करते हैं और वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को देखना और वहाँ की भौतिक अव्यवस्था को देखना में रुचि रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है केरल राज्य के पर्यावरणीय पर्यटन को वर्गीकृत किया गया है, जैसे बांधों, समुद्र तटों में, पहाड़ी क्षेत्र व वन्य जीवों में, और इस प्रकार केरल राज्य में घूमने के कुछ पर्यटन स्थल है। जैसे बच्चों, केरल राज्य को लेकर पर्यावरणीय पर्यटन ने इसको कुछ भागों में वर्गीकृत किया, जैसे बांधों को लेकर वर्गीकृत किया गया, वहाँ पे बड़े बड़े बांधों को बनाया गया, समुद्री तटों को लेकर वर्गीकृत किया गया, इससे रिलेटेड जितनी भी जल क्रीड़ाएँ होती है वो होती है, पहाड़ी पर चढ़ना, ट्रेकिंग करना, जैसे वन्य जीव आदि प्रजातियों के अकॉर्डिंग इनको वर्गीकृत किया गया है। और कुछ ऐसे पर्यटन स्थल है केरल के जो यहाँ पर घूमना बहुत ही पर्यटकों को आकर्षित का केंद्र लगता है। वो देखते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। यह शब्द 2 शब्द से बना है, जिसमें परम्बु जिसे हम गन्ना कहते हैं और कुल्लम मतलब जल गार्तिका। कहने का तात्पर्य बच्चों ये जो शब्द बना है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द है उसका गन्ने का अर्थ निकलता है और कुल्लम जिसका जल गिरतिका का अर्थ निकलता है। ठीक है। इस स्थल में एक सोगोन का बागान है जिसे वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित किया जाता है। साथ ही यहाँ महान कानीमारा का एक वृक्ष है जो बहुत पुराना, आदिवासी इसे पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए इसे पेड़ को देवताओं का प्रतीक मानते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य बच्चों ये कि सोगान नाम का एक बागान है जहाँ पर यह बागान वैज्ञानिकों के अनुसार चलता है, उसको संरक्षित किया जाता है, और साथ ही वहाँ पर कनीमारा नाम का एक वृक्ष है जो बहुत ही पुराना वृक्ष माना जाता है और आदिवासी इन सब की पूजा करते हैं और इसे देवताओं का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व देश में उभरते हुए पर्यावरणीय पर्यटन गंतव्यों में से एक है, जिसमें आकर्षक पर्यटन पैकेज जैसे पर्यावरणीय मेडिटेशन, हाथी गीत परीक्षण, भालू पथ परीक्षण, कैंप, टी
ट्रॉप हर्ट आइलैंड हर्ट ट्रेकिंग फुल मून सेंसेस बैम्बू राफ्टिंग आदि गतिविधियां हैं बच्चों। अगर रिजर्व देश के अंदर बहुत सारे पर्यावरणीय पर्यटन के गंतव्य के आकर्षण के केंद्र बिंदु है, जैसे हमारा पर्यावरण को लेकर मेडिटेशन हाथी गीत हो गए, परीक्षण हो गए, भालू हो गए, भालूपथ हो गया, पर्यवेक्षण कैंप, ट्री हॉट, ये सारे के सारे ये ऐसे केंद्र बिंदु जिससे प्रभावित होकर पर्यटक यहाँ घूमने जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ की आय के महत्वपूर्ण स्रोत बांस, हस्तशिल्प, मधुमक्खी, मोम, बाम, पेपर बैग, शहद प्रसंस्करण और अन्य स्मृतियाँ चिन्ह हैं, जिससे लगता है कि यहाँ के लोग इन चीज़ों पर निर्भर है। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पर वहाँ के स्थानीय लोग निर्भर है, ये वो सारे तत्व है। ठीक है, इस स्थल को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक मुक्त अभियान बनाया है कि प्लास्टिक से बनी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों, केरल के अंदर इस टाइगर रिजर्व में वहाँ भारी मात्रा में जो चीज़ें बनती हैं वो प्लास्टिक की बनी है। उस चीज़ पर रोक लगाकर पर्यावरण को और विकसित करने के लिए उसे विकास के दौरान वहाँ के सरकार ने वहाँ पर बैन लगा दी है कि भाई एक अभियान चला गया है, प्लास्टिक अभियान, जहाँ पर प्लास्टिक का प्रयोग किए बिना ही चीज़ों को यूज़ किया जाएगा और प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग में लाया जाएगा, क्योंकि वह पर्यावरण को बहुत भारी मात्रा में दूषित करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्थल है घूमने का अरमल वन्यजीव अभयारण्य। कतरूर में अरलम वन्यजीव अभयारण्य है जो पश्चिम घाट में जंगलों के 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बच्चों, कतूर में एक अरलम वन्यजीव अभयारण्य है, वहाँ पर भारी मात्रा में वन्यजीव देखने को मिलते हैं। यह पश्चिमी घाट से जंगलों के अंदर 55 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र में फैला हुआ वन्यजीव है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ ट्रैकिंग सुविधा ले सकते हैं, साथ ही अरलम तितलियों की प्रजातियाँ देखने को मिलती है जो प्रकृति को सुंदर बना देती है। और यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ तितलियों की प्रजातियाँ भी यहाँ देखने को मिलती है जो प्रकृति को और सुंदर बना देती है और पर्यटक यहाँ घूमने सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं और यहाँ भारी मात्रा में आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड केस स्टडी पर। हमारी है गुजरात की पर्यावरणीय पर्यटन परिपथ का विकास की ओर चल रहे हम। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध स्लोगन है आइए तो सही कभी गुजरात में, जो पर्यटक को लुभाता है वह आकर्षित करता है। बच्चों, अगर आपने देखा होगा तो भारी मात्रा में ये सेंटेंस आपने ज़रूर सुना होगा। गुजरात जाने के लिए आपको मेन वेलकम पे मिल जाता होगा जब भी आप गुजरात में एंटर करते होंगे, तो आइए तो सही कभी गुजरात में, यह पर्यटकों को भारी मात्रा में उसकी ओर आकर्षित करता है कि भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ घूमने आ सके और पर्यटकों को ये लुभाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुजरात में वन्य जीवों की अच्छी संख्या है और इसे वन्य जीवों के पलायन के लिए एक स्थान माना जाता है। गुजरात के अंदर जो वन्य जीव है उनकी अच्छी संख्या देखने को मिलती है। इन वन्य जीवों के जो रहने की व्यवस्था है, पलायन मतलब रहने की जो स्थान है, वो एक आदर्श स्थान के रूप में उभर कर आया है। कौन? गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात में एशियाई शेर, भारतीय जंगली गधा, लुप्त प्राय मृग और विभिन्न प्रकार के हिरण सहित वन्य जीवों का एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलती है। गुजरात में हमें क्या देखने को मिलते हैं? भारी मात्रा में एशियाई शेर देखने को मिलते हैं, भारतीय जंगली गधे, लुप्त प्रजातियां देखने को मिलती है जहां पर मृग और विभिन्न प्रकार के हिरण की वन्य जातियां जो लुप्त हो चुकी है उसकी देखने को लंबी श्रृंखलाएं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुजरात में प्रवासी पक्षियों के वन्य जीव अभयारण्यों के लुप्त प्रजातियां भी देखने को मिलती है। साथ ही भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी है। प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए घने जंगलों के बीच वन विभाग के पास विभिन्न पर्यावरणीय पर्यटन स्थल है। अलग अलग जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के समूह है उनको अलग अलग विभिन्न भागों में बांट दिया गया है पर्यावरणीय पर्यटन को लेकर, जहाँ पर हमें समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है, लुप्त प्रजातियां देखने को मिलती है, प्रवासी पक्षी है उनकी अन्य प्रजातियां देखने को मिलती है गुजरात के अंदर, जिससे पर्यटक आकर्षित होकर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुजरात में राज्य बालासोर में अपने ऐतिहासिक डायनासोर घोंसले व शिकार स्थलों, घोंसला वीर और
लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, विरासत और सांस्कृतिक स्मारक एवं कलाकृतियों के लिए पर्यावरणीय पर्यटन स्थल है। और इस प्रकार गुजरात में घूमने लाया जाए तो प्रमुख पर्यटन स्थल है। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि गुजरात के अंदर हमें बालासोर में अगर हम जाए तो हमें वहाँ अपने ऐतिहासिक डायनासोर देखने को मिलेंगे, उसके घोंसले देखने को मिलेंगे, शिकारी स्थल देखने को मिलेंगे और धोलावीर और लोथल जैसे जो घाटियाँ थी वो देखने को मिलेगी, सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं एक इतिहास देखने को मिलेगा और सांस्कृतिक चीज़ें देखने को मिलेगी, जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में आकर्षित होकर जाते हैं और उनके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे स्थल हैं जैसे हम कह सकते हैं कच्छप का महान रण है। रण का प्राकृतिक इतिहास अद्वितीय है, मतलब सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का महत्व है। अगर हम अपने कच्छप का महान रण की बात करें गुजरात की, तो वहाँ की जो प्राकृतिक है वो बहुत ही सुंदर है और वह अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का मतलब आउट ऑफ कंट्री के संरक्षण को मतलब ध्यान में रखते हुए उसकी महत्ता को बढ़ाता है, उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। किसकी? गुजरात के कच्छप का महान रणनीति को लेकर पर्यटकों को आकर्षित करता है, आउट ऑफ कंट्री के लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है यह लकड़ी और समुद्री जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है और यह क्षेत्र जो है वो लकड़ी और समुद्री जीवों के लिए अधिक मात्रा में प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। गुजरात में वन्यजीव अभयारण्य 1965 में स्थापित किया गया था। गुजरात में देखा कि भारी मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं, तो 1965 में वन्यजीव को लेकर यह स्थान स्थापित कर दिया गया। ठीक है, गुजरात का गिर एकमात्र एशियाई शेरों का घर है। गुजरात के अंदर एशियाई शेर भारी मात्रा में पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एकमात्र शेरों का घर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यह विभिन्न वनस्पतियों और वन्य जीवों का मिला जुला स्थल है। ये जो गिर वन है ये किसका स्थल है? मिला जुला वन्य वनस्पति और वन्य जीवों का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डांग जिले में पर्यावरणीय पर्यटन। ये एक आदिवासी जिला है जो गुजरात के दक्षिण में स्थित है। इसमें पर्वत श्रृंखला और घने जंगल है। ये जो डांग जिला है बच्चों, वो एक प्रकार से आदिवासियों का जिला है जो गुजरात के दक्षिणी में स्थित है। इसमें पर्वत श्रृंखलाएं और घने जंगल देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डांग में जनजातियां हैं जैसे भील, कोंकणी, वर्ली, कोतवालिया, खथोड़ी और गामित डोंगे प्रजातियां देखने को मिलती हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य द्वारा डांग जिले को पर्यावरणीय पर्यटन स्थल घोषित किए गए हैं। बड़े पेड़ है, झरने, सुंदर परिदृश्य और आदिवासी संस्कृति से जो सुसज्जित है, साथ ही नागों का वास है। इस प्रकार यह एक प्राकृतिक सुंदरता व वन्य जीवों से परिपूर्ण एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, घूमा जा सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो राज्य है हमारा डांग जिले में, वो पर्यावरणीय पर्यटन को लेकर बड़ा ही सुंदर वाला दृश्य देखने को मिलता है। वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है, झरने हैं, सुंदर परिदृश्य है देखने के लिए। आदिवासी वहाँ की संस्कृति है जिससे वो पर्यावरण भी बड़ा ही सुंदर और मनमोहक दृश्य उभर कर आता है। साथ ही यहाँ पे नागों का वास है। इस प्रकार के है सारी प्रजातियां संस्कृति से मिलकर एक तरीके से बड़ा ही सुंदर दृश्य उभार कर लेके आती है, जो पर्यटकों को मनमोहक के रूप में अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है असम पर्यावरणीय पर्यटन। असम अपनी प्राकृतिक सुंदरता व जलवायु के कारण आकर्षण का केंद्र बिंदु माना जाता है। बच्चों, असम किस लिए अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जलवायु का कारण केंद्र बिंदु माना जाता है, जिसकी वजह भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ घूमने आ सकते हैं और आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असम को ऐतिहासिक स्मारकों, तीर्थ स्थलों, चाय बागानों और रंगीन सांस्कृतिक त्योहार, वनस्पतियाँ, जीवों आदि चीज़ों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। और इस प्रकार पर्यटन में कुछ घूमने वाले स्थल है जैसे, बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि असम के अंदर ऐतिहासिक चीज़ें, स्मारक चीज़ें, तीर्थ स्थल, चाय बागान, रंगीन संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारे त्योहार हैं जिसे देखकर पर्यटक आकर्षित होते हैं, क्योंकि जब त्योहारों के अंदर प्राकृतिक चीज़ें मिल जाती है तो एक सुंदर ही दृश्य उत्पन्न करती है, जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक अपने आप को रोक नहीं पाते और घूमने निकल पड़ते हैं। तो ऐसे कौन से स्थल हैं जिसे हम असम में देखने जा सकते हैं? पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहाड़ी इलाके, दलदल, मैदान, जल निकाय हैं जहां अद्वितीय वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां देखने को मिलती है। साथ ही ग्रेट इंडियन वन
हॉर्न गैंडे से लेकर छोटे कछुए भी पाए जाते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि काजीरंगा के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उभर कर आए, जहां पर भारी मात्रा में पहाड़ी इलाके देखने को मिलते हैं, दलदल मैदान व जल निकाय देखने को मिलते हैं, जो एक अति सुंदर दृश्य उत्पन्न करती है वनस्पति को जोड़ते हुए। और साथ ही यहाँ पर ग्रेट इंडियन वन हॉर्न गैंडे से लेकर छोटे कछुए भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय के तलहटी में स्थित है। इस उद्यान में मुख्य गतिविधियों में बर्ड वॉचिंग, जिसे हम पक्षी देखना, पहाड़ पर चढ़ना, मछली पकड़ना, नदी आदि शामिल है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, नामेरी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? पूर्वी हिमालय के तटहेली स्थल पर स्थित है, जहाँ पर मुख्य रूप से पक्षी देखना, पहाड़ों पर चढ़ना, मछली पकड़ना और नदियाँ बहती हैं, जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में लोग वहाँ पर इंजॉय करने भी आते हैं, मनोरंजन का भी आनंद उठाते हैं और इन प्राकृतिक दृश्यों से मनमोहक होकर घूमने के लिए नामेरी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर यात्रा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हर साल जिबारली में मछली पकड़ने व छोड़ते हैं, जिससे यह मछली का आकर्षण केंद्र बिंदु बन गया है। और हर साल यहाँ पर लाखों मछलियाँ पकड़ते व छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये एक तरीके से मछली का आकर्षण केंद्र बिंदु उभर कर आया है। नेक्स्ट है मंजूली। ये सबसे बड़ा द्वीप था जो असम के ब्रह्मपुत्री नदी में स्थित है। आज बाहरी कटाव के कारण लुप्त प्राय सूची में शामिल हो गया है। बच्चों, जिस तरीके से हम देख ही रहे, समय समय के अनुसार डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी नदियाँ या तो लुप्त हो गई है या एक दूसरे में मिल गई है। तो मंजूली नदी भी एक बहुत बड़े द्वीप के रूप में उभर कर आई हुई थी, परंतु धीरे धीरे डेवलपमेंट के संग यह ब्रह्मपुत्री नदी में समा गई, जिसके वजह से इसका अस्तित्व खत्म हो गया और ये एक लुप्त प्राप्ति की सूची में शामिल हो गई है। ठीक है, सूच हो गई है। मंजूली भी बहुत सारी जातियाँ हैं, जैसे अहोम, काचिरस, ब्राह्मण, कोच, राजबोगाशी, बोनाइस, कोट वायर्स, नेपाली आदि का निवास स्थल आदि है। मंजूली में भी बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती है जो इस प्रकार से हैं और इससे डेवलपमेंट होने के इसके वजह से बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। जब भी हम नई नई चीज़ें देखते हैं, नए कल्चर देखते हैं, नए लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे प्रभावित ज़रूर होते हैं। और यह कुछ प्रजातियों के नाम पाए जाते हैं जो मंजूली में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मंजूली में मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों से मिलते जुलते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि मंजूली के अंदर कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं जो हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल मेल खाते हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मंजूली में विभिन्न जातीय समूह की अनूठी संस्कृति है, जहां पर मकोटा शिल्प बेहतरीन नौकाएं बनाई जाती है। मंजूली के अंदर कुछ विभिन्न प्रजातियों का एक समूह है जो अनूठी संस्कृति देखने को मिलती है, जहां पर मकोटा बनाना, शिल्प बेहतरीन नौकाएं बनाना देखने को भारी मात्रा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुरातनता के कई पवित्र स्थल है जो धार्मिक, शैक्षणिक और हित दोनों है। सांस्कृतिक प्रवासी पक्षी अली आए लिंगिंग त्योहार, मिट्टी के बर्तन बनाना, मखोटा पाल नाम और रासलीला उत्सव, मखोटे का शिल्पांकन आदि आकर्षक चीज़ें हैं। अब हम बात करें तो हमारे मंजूली के अंदर हमारी सांस्कृतिक चीज़ें भी हैं और पुरातन मतलब इतिहास की चीज़ें भी हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है और ये सारे उसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब चलते हैं पर्यावरणीय पर्यटन के प्रभाव की ओर। पर्यावरणीय पर्यटन में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कह सकते हैं जब भारी मात्रा में पर्यटक जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके विकास के रूप में कुछ सरकार करेगी तो कुछ पर्यटक आकर वहाँ गंदा करते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। घरेलू बजट तो बढ़ते हैं, वहीं गरीबी भी बढ़ती है क्योंकि सब पर समान प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत लोगों को अपना घर बार छोड़ना या जाना पड़ता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब डेवलपमेंट होगा और घरेलू उत्पादन या हम कह सकते हैं देश के अंदर ही पर्यटन पे विकास हो रहा है तो कुछ लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। अपने पे डेवलपमेंट होता है तो सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरणीय पर्यटन से स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित होता है।
साथ ही आय में वृद्धि होती है और इसके प्रभाव सब पर अलग अलग पड़ता है। और जब भी पर्यावरणीय पर्यटन पर विकास होता है तो स्थानीय लोगों को पर सबसे ज़्यादा उनका जीवन प्रभावित होता है, साथ ही उनकी आय में वृद्धि होती है। इसका प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। गरीब लोगों पर गरीब तरीके से पड़ता है, या हम कह सकते हैं गरीब लोगों को भारी मात्रा में भुखमरी का सामने जैसी परिस्थिति को झेलना पड़ता है, और अमीरों को तो खैर अमीर होते चले जाते हैं। और इस तरीके से सब पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा रोजगार की संभावनाएं पैदा होती है। अगर पर्यावरण में पर्यटक घूमने आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति में सपोर्ट मिलता है और रोजगार भी उत्पन्न होते हैं, और रोजगार बहुत सारे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं प्राथमिक आवश्यकता के अनुसार जो पर्यटकों को चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि होती है। अगर पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ाया जाता है तो इससे आपस में प्रेम एकता उत्पन्न होता है और राज्य का वह पर्यटन पर्यटकों को आकर्षित करने लगता है, और इस प्रकार सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं पर्यावरणीय पर्यटन में। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब सामुदायिक भागीदारी होगी तो वहाँ के स्थानीय लोगों का देश के अंदर प्रेम भाव की एकता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा आपस में। ठीक है, और देश का गर्व के रूप में उभर कर आएगा, और वो वहाँ के पर्यटन स्थल कहीं ना कहीं उस देश का प्रतीक भी माने जाएंगे, और सभी पर अलग अलग राज्यों पर अलग अलग पर्यटकों के अनुसार प्रभाव पड़ता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय पर्यटन के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी मिलते हैं। ये हमने केस स्टडी से समझा। बच्चों कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।